कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। सौरभ आपके साथ आपको बताते हैं वो बातें जो कोई और नहीं बताता, वो भी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। आज के मेहमानों से आपको मिलवा दूं। सबसे पहले हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं रोज की तरह। सर बहुत स्वागत आपका। दीपक चौरसिया जी प्रोग्राम में आ चुके हैं। दीपक जी बहुत स्वागत आपका। और वैभव सिंह जी हमारे आज के खास मेहमान हैं। बहुत स्वागत वैभव जी। आप सब जानते हैं उनको, वो दुनिया भर के इशूज़ पर आपको बताते हैं अपनी राय, खास तौर पर इंटरनेशनल अफेयर्स, जियो पोलिटिकल अफेयर्स पर उनकी एक्सपर्टीज़ है। और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की बात करने जा रहे हैं। 2 दिन लगातार, बल्कि ज़्यादा ही हो गया, बलूच लिबरेशन आर्मी ने फंसा कर रखा हुआ एक ट्रेन हाईजैक कर ली और उसमें कई 100 लोग थे। 100 से ज़्यादा पाकिस्तान के सैनिक उसके अंदर थे। अब पाकिस्तान कहता है वो ऑपरेशन ख़त्म हो गया है, हमने सब लोगों को छुड़ा लिया, हमारे कोई फौजी ज़्यादा नहीं मारे गए हैं, हमने सारे आतंकवादियों को मार दिया। बीएलए वालों को आतंकवादी कहते हैं। बीएलए कह रहा है मेरे कब्जे में अभी भी इनके 100 से ज़्यादा लोग हैं और अभी ये ऑपरेशन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये भी हम बात कर लेंगे भाई हकीकत क्या है, क्योंकि वो टेरेन इतनी अंदर की है कि वहाँ से कोई खबरें बहुत ज़्यादा आ नहीं पा रही, मीडिया वहाँ है नहीं। जो भी तस्वीरें कुछ रिलीज़ हुई हैं वो बीएलए ने रिलीज़ की हैं, कैसे उसने हमला किया, ट्रेन पर कैसे कब्जा किया, ये सारी बातें। और दूसरा, अब इसके बाद पाकिस्तान का भविष्य क्या दिखाई देता है, मैं आपको बताऊं ज़रा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वहाँ ये बलूचों का हमला चल रहा है, पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ फंसी हुई है और भारत में हमारे जो सुरक्षा सलाहकार है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, उनका एक बयान ट्रेंड कर रहा है। पुराना वीडियो है वो, लेकिन अब निकल करके आ रहा है वो। उन्होंने कभी 2014 में सरकार बनने से पहले, तब वो सरकार का हिस्सा भी नहीं थे, कभी उन्होंने कहीं किसी सेमिनार में ये बोला था कि अगर पाकिस्तान एक बार मुंबई जैसी हरकत दोबारा करे, मुंबई पर हमले जैसी हरकत, तो फिर बलूचिस्तान उससे अलग हो जाएगा, इसके लिए तैयार है। कि अगर हमने गियर बदल दिया, ऑफेंसिव डिफेंस पर आ गए, यस, तो बलूचिस्तान से हाथ धो बैठोगे। अब दिस इज नॉट टू से कि वहां जो कुछ हो रहा है उसमें इंडिया का कोई रोल है, लेकिन वो चल पड़ा। लोगों को, हमारे यहाँ ये दिलचस्पी है लोगों की कि क्या वाकई में अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान का वाकई एक और टुकड़ा होने जा रहा है, बलूचिस्तान उससे अलग होने जा रहा है। तो वैभव, पहले तो क्या अपडेट है वहां का, वहां हो क्या रहा है? जी देखिए, वहाँ पे अभी भी जो बलूचों का जो स्टांस है, क्योंकि ये पाकिस्तान की आर्मी और उनके पास इतना बड़ा सेटअप है आईएसपीआर नाम का, जो प्रोपेगेंडा करता है, मीडिया को कंट्रोल करता है पाकिस्तान के। कल डीजी आईएसपीआर जो है वहाँ पे अलग अलग जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, जैसे जियो है, समा है, दुनिया है, उन पे जा करके डीजी आईएसपीआर ने बोला कि हमने ऑपरेशन कंक्लूड कर दिया और हमारी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई और हमने सारे टेररिस्ट मार दिए हैं। अब आपको कोई मिलिट्री एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि सारे होस्टेजेस भी सेफ हैं, हमारा फौजी भी कोई नहीं मारा और उन आतंकवादी हमने सारे मार दिए। कैसे हो सकता है? ठीक है, जबकि उसके पास सुसाइड बॉम्बर थे। और मजीद ब्रिगेड जो है बीएलए की, वो मजीद ब्रिगेड वो बनाई ही सुसाइड बॉम्बर्स के लिए गई है, उसमें सिर्फ सुसाइड बॉम्बर्स ही हैं। और ये ऑपरेशन मजीद ब्रिगेड और फतेह स्क्वाड का एक जॉइंट ऑपरेशन था। अच्छा देखिए, बीएलए को समझने के लिए, बलोच ये जो फाइट है उसको समझने के लिए, उसको स्ट्रक्चर को समझना थोड़ा जरूरी है आपके व्यूअर्स के लिए। पहले अलग अलग बलोच ग्रुप्स हुआ करते थे, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, सर के बहुत सारे स्प्लिंटर ग्रुप्स थे। बलोचों ने ये कहा कि यार हमें ना ये अलग अलग नहीं लड़ना है, हमको एक यूनिफाइड कमांड बनाना। अगर हम एक देश हैं तो देश की एक फौज होनी चाहिए, वो देश की फौज होनी चाहिए। ठीक है, अलग एक देश में 10 फौजें नहीं होती हैं। तो उन्होंने एक यूनिफाइड कमांड बनाया, इसको कहते हैं यूनाइटेड बलोच आर्मी बनाई। अच्छा। फिर उन्होंने यूनाइटेड बलोच आर्मी का नाम फिर दोबारा चेंज किया। उन्होंने कहा कि अब ये बलोच नेशनल आर्मी है, उसका नाम बलोच नेशनल आर्मी हो गया। तो अब बलोच नेशनल आर्मी के अंडर में उसकी अपनी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके पास अपने फतेह स्क्वाड है, जैसे आपके यहाँ जो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स होती हैं पैरा एसएफ टाइप की, ठीक है, सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए फतेह स्क्वाड हो गया। इस तरह से उन्होंने अपने अंदर अलग अलग यूनिट्स। बीएलए वही है, ये वही है, लेकिन अब उसके उस अम्ब्रेला के अंडर में कुछ 20-25 अलग अलग स्प्लिंटर्स ग्रुप सारे ज्वाइन कर गए। अब वो एक बलोच नेशनल आर्मी है। ओके, ठीक है, तो ये उसका ऑपरेशन है। तो उसके मजीद ब्रिगेड का और फतेह स्क्वाड का एक ज्वाइंट ऑपरेशन है, जिसमें फतेह स्क्वाड ने स्पेशलाइज तरीके से उसको ब्लास्ट किया, ट्रेन को रोका, फिर उस ट्रेन को होल्ड किया। और देखिए, ट्रेन कोई एरोप्लेन नहीं है, ट्रेन में हर बोगी में 4 दरवाजे होते हैं, तो लोगों का निकल के भागना बड़ा आसान है। ये दुनिया में पहली बार हुआ है किसी ट्रेन को हाईजैक करके 48 घंटे से किसी ने अपने पास रखा हुआ है और कोई जा नहीं पा रहा। और जितने भी लोग गए हैं वापस, चश्मदीद के बयान आ गए हैं। चश्मदीद ने बताया कि 60 पाकिस्तान के फौजी तो उन्होंने हमारी आंख के सामने मारे हैं, और ये पाकिस्तानी मीडिया में चश्मदीदों ने बोला है, जिसको कि बाद में वहां से हटा दिया गया मेन स्ट्रीम से।
और जो लोग छूटे हैं वो आकर के खुद बता रहे हैं कि जी हमको तो बलोचों ने ही छोड़ा था, इन्होंने हमको थोड़ी छुड़ाया, हमको बलोचों ने छोड़ा था क्योंकि हमारे मेरे साथ मेरी बीवी थी, मेरे बच्चे थे, तो जो बीवी बच्चों के साथ थे उनको छोड़ दिया उन्होंने। बाकी फौजी जो थे उनके सबके आईडी कार्ड्स देख देख करके उनको बिठाया हुआ है, और हर बोगी में एक मजीद ब्रिगेड का सुसाइड बम्बर बिठाया हुआ है कि अगर ये आते भी हैं ऑपरेशन करने तो आपको सिर्फ लग खींचना है। वो मरने के लिए वहां बैठा है, वो मजीद मर जाएगा लेकिन इनको जाने नहीं देगा। मजीद ब्रिगेड बनी ही सुसाइड बॉम्बर्स के लिए है ना, इट कंसिस्ट ऑफ 100% सुसाइड बॉम्बर्स ओनली। सुसाइड बॉम्बर्स के अलावा मजीद ब्रिगेड में और कोई नहीं है। तो ये पाकिस्तान ऑफिशियल स्टेटमेंट जो दे रहा है केवल इज्जत बचा रहा है अपनी, ये इज्जत बचा रहा है और अपने लोगों को एक तरीके से कहते हैं ना कि उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम जो कि वो करते हैं। जैसे बांग्लादेश में जो हुआ, उन्होंने आज तक कभी नहीं बताया कि उन्होंने जो लाखों औरतों का, बंगाली औरतों का रेप किया, उसके बारे में आज तक नहीं बताया। हमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट उन्होंने आज तक रिलीज नहीं करी। ठीक है, तो ये जो सारा का सारी जो चीज है कि एक कहते हैं ना कि एक आई वॉश करने की जो कोशिश की जा रही है, ये वही अटेम्प्ट है। वहां स्टैंड ऑफ चल रहा है अभी भी। हाँ सर, मेरा ये मानना है कि कभी आप पाकिस्तान आर्मी पर भरोसा कर ही नहीं कर सकते और उनके सूचना तंत्र पर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आप आखिरी दिन देख लीजिए जब भारत बांग्लादेश वॉर चल रहा था, जो जनरल सिंह था, जो टिक्का खान था, टिक्का खान जो है वो बलात्कार कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है, और भारत की सेना जाके मतलब 91,000 को आपने सरेंडर करा लिया। जब तक वो सरेंडर की तस्वीरें सार्वजनिक नहीं हुई, बीबीसी ने बताया नहीं, तब तक पीटीवी ये चला रहा था कि पाकिस्तानी सेना जो है बांग्लादेशियों को खदेड़ रही है, मार रही है। तो मुझे कतई भरोसा नहीं होता कि बलूचों ने जो तैयारी उन्होंने करके रखी थी, क्योंकि मेरे कल 2 बलूच लीडर से बात हुई है। जैसे भाई साहब ने कहा, जी हाँ, क्योंकि उनका डायस्पोरा पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। जिस तरह से वेल कनेक्टेड कश्मीरी पंडित्स हैं, ठीक उसी तरह से बलूच पूरी दुनिया के अंदर वेल कनेक्टेड है। चाहे आप यूरोप ले लीजिए, चाहे अमेरिका ले लीजिए। वो क्या बता रहे हैं सर? वो ये कह रहे हैं कि देखिए साहब, हम तो सरफे कप जो हमारे यहाँ ये बैठे हुए हैं आर्मी के अंदर, जो हमारी लोकल आर्मी है, जिसको आप बीएलए कहते हैं या जिसको आप यूनिफाइड आर्मी वहाँ की कहते हैं, एकीकृत, वो उनका ये कहना है कि भाई हम तो सर पे कफन बांध कर बैठे हुए हैं। हमको तो पता ही है कि हमको पाकिस्तानियों के सामने जाना है तो या तो मर जाना है, या गायब हो जाना है, या हमने अपने आप को सुसाइड कर लेना है। बोले हमारी 90% खबरें वहाँ से बाहर नहीं आती। 4 दिन पहले मैं मौलाना फजलुर रहमान का एक स्टेटमेंट देख रहा था, नेशनल असेंबली पाकिस्तान यानी उनके संसद के अंदर। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर 5 से 6 जिले ऐसे हैं। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। अगर बलूचिस्तान में खुद उनका सांसद कह रहा है कि 5 से 6 जिले ऐसे हैं जहां पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं बचा है, तो बिलाल बलूच का यह कहना है कि 90% बलूचिस्तान के अंदर जो है वो अब पाकिस्तान सेना का कोई कंट्रोल नहीं है। फौजी छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, और बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का। परसों इन्होंने हमला किया बीएलए ने, उससे एक दिन पहले भी इन्होंने मारे थे पाकिस्तानी 18 फौजी मारे थे। और इन्होंने जो 90% बात की है ना, ये आपको किसी के कहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो बजट है ना, उस बजट को उठाइए। उस बजट में जो बलूचिस्तान है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए वो एरियाज हैं जो कि वहां की सरकार, चाहे बलूचिस्तान की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो पाकिस्तान की, वो कंट्रोल करती है। ठीक है, कैटेगरी बी में जो एरियाज हैं वो एरियाज है जो वहां के लोकल सरदार कंट्रोल करते हैं। इनडायरेक्टली मान लीजिए कि वो बीएलए कंट्रोल करती है। ठीक है, 90% वो एरियाज हैं, और उसकी वहां पे जो सरदार हैं उनकी अपनी सिक्योरिटी, खुद की लोकल जो लथैत होते हैं वो मेंटेन करने के लिए 92 अरब रुपए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अलॉट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर कैटेगरी बी में अगर आपने उनको 92 अरब रुपए सिर्फ इसलिए दिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे अपने एरियाज में, और ये जितने भी लोकल सरदार हैं इनमें से सारे के सारे लॉयलिस्ट किसके हैं? वो लॉयलिस्ट बीएलए के हैं। ये सरमचार है वहां पे, इनको सरमचार कहते हैं, जो फाइटर्स हैं वो उनके लॉयलिस्ट हैं, वो सरकार के लॉयलिस्ट नहीं है। सर, अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर टूट की कगार पर है? अब यहाँ हमारे यहाँ बहुत से लोगों को लगता होगा कि ऐसा हो रहा है, या उनको उम्मीद होगी कि ऐसा हो जाए, बट क्या है रियलिटी? भाई पाकिस्तान, आप कुछ भी कहिए, एक सरकार है वहाँ पर, उसके पास एक फौज है, उसकी तुलना कुछ नहीं है, लेकिन एक स्ट्रक्चर तो है उसकी फौज का, उसके पास रिसोर्सेज है। पाकिस्तान का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 46% सिर्फ बलूचिस्तान है। और पाकिस्तान की कुल आबादी का सिर्फ 6% बलूच है। 50% जमीन, 6% आबादी। हाँ, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी अनामली है। उसके अलावा ये मामला आज का तो है नहीं। 47 में बलूचिस्तान अलग देश बनना चाहता था, फिर वो भारत के साथ मर्ज होना चाहते थे, वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे। तो 1948 में जैसे हमारे यहाँ हुआ, कश्मीर में जो किया पाकिस्तान की फौज ने,
वही बलूचिस्तान में किया, कब्जा कर लिया। जबरन कब्जा कर लिया। तब से ये संघर्ष चला आ रहा है। बलूचिस्तान का जो इलाका है नेचुरल मिनरल्स के मामले में, नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में सबसे रिच एरिया है। तो उस पर नज़र ईरान की भी है, उस पर नज़र चीन की भी है, वहाँ इंटरेस्ट अमेरिका का भी है। दूसरी बात, अगर आप इतिहास देखें तो पाकिस्तान के विभाजन की जो शुरुआत होती है वो कुछ इत्तेफाक है कि मार्च महीने से होती है। मार्च 71 में पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेश में ऑपरेशन शुरू किया था, फिर मार्च है। मतलब ये इत्तेफाक की बात है, लेकिन जो हालात हैं पाकिस्तान की सेना की, मजाक में ही लोग कहते हैं कि अगर भारत अपनी सेनाएं, जैसे आपको याद होगा एक राजीव गांधी के समय ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ब्रस्ट टैग, हाँ, तो उसमें भारत की फौज, भारत तो कह रहा था कि हम अपने युद्धाभ्यास कर रहे हैं राजस्थान में। उस समय पाकिस्तान बहुत डरा हुआ। सुंदर जी थे शायद जर्नलिस्ट, हाँ, के सुंदर जी थे उस समय आर्मी चीफ थे। तो उस समय उसको पाकिस्तान ने बद्रे मोमिन कहा था, उस ऑपरेशन को नाम दिया था कि ये जो है भारत हमला करेगा, भारत हमला करेगा हमारे ऊपर, और डरे हुए थे। उस समय जियाउल हक राष्ट्रपति थे, वो आपको याद होगा मैच देखने के लिए, क्रिकेट मैच देखने के लिए आए थे और क्रिकेट डिप्लोमेसी। तो वो डरे, वो आए तो, लेकिन उनको डर था कि हम आए इधर और उधर कुछ हो ना जाए। तो उसके अलावा देखिए पाकिस्तान की सेना का हाल यह है कि मजाक चल रहा है आजकल कि अगर भारत फिर से एक बार ऑपरेशन ब्रस्ट टैग जैसा कुछ कर दे तो पाकिस्तान की सेना के पास डीजल नहीं होगा बॉर्डर तक अपनी फौज को पहुंचाने का। मतलब ये थोड़ी अतिशयोक्ति है, लेकिन पाकिस्तान जो है अगर 70 साल से टिका हुआ है, बना हुआ है, तो दो कारणों से, चीन और अमेरिका की मदद से। अमेरिका का पैसा, हथियार, और रूस जो अफगानिस्तान में आया उसके बाद जो मदद मिली पाकिस्तान को हथियारों की और पैसे की जी, उसके कारण। तो पाकिस्तान कब टूट जाएगा इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। यही मैं बात करना, दो बातें हैं इसमें एक्चुअली कि वहां जो ये फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है बलूचिस्तान में, उसकी क्या इंटेंसिटी है। आपने अभी एक अच्छी बात बताई कि वो यूनिफाइड तरीके से आर्मी अपनी, आप प्रोफेशनल आर्मी बना करके लड़ रहे हैं वो लोग, लेकिन इतना बड़ा लैंड मास है, उस पर कब्जा करना। भाई बांग्लादेश तब टूटा जब बांग्लादेश की सारी जनता जो है विद्रोही हो गई थी, और फिर भारत ने उनकी सहायता की। लेकिन भारत वहां पर सीधी सहायता बांग्लादेश जैसी तो कर नहीं सकता अगर करना भी चाहे। और क्या वहां उनकी आपने आबादी बता दी, पूरी 6% तो कुल आबादी है पूरे पाकिस्तान की, और इतने बड़े हिस्से को अपने काबू में रखना, तो वहां किस लेवल पर चल रही है ये लड़ाई अलग होने की। अब आप ये देखिए, दुनिया में इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जहां देश बहुत बड़े हैं, आबादी बहुत कम है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया में ऐसा कहीं है नहीं। दूसरी चीज, अगर 6% ही आबादी है, ऑस्ट्रेलिया कोई ले लीजिए, और 6% ही आबादी है, तो पाकिस्तान की आर्मी 1948 में ये इंसर्जेंसी शुरू हुई थी, ये फ्रीडम मूवमेंट 1948 में। और दुनिया की सारी इंसर्जेंसियों में आप देखेंगे तो जो पीछे से पैसा देने वाले होते हैं या जो लड़ाई करवाने वाले होते हैं, वो एलीट एक क्लास होता है, वो कहीं बैठा होता है, उसके अपने बच्चे नहीं लड़ते कभी। बलूचिस्तान दुनिया की इकलौती ऐसी इंसर्जेंसी है जहां पर जो खान ऑफ कलात थे, जो कि वहाँ के रूलर थे, सबसे पहला व्यक्ति जो पहाड़ों पे चढ़ा पाकिस्तान की फौज से लड़ने के लिए, वो उनका अपना खुद का भाई था। अच्छा, ठीक है, प्रिंस अब्दुल करीम, वो चढ़े सबसे पहले और अपने लोगों को लेके चढ़े, और 1000 से ज़्यादा जो है उनके साथ लोग गए। ये लड़ाई वहाँ से शुरू हुई है। वहाँ के जितने सरदार हैं, आप मरियों को देख लीजिए। बीएलए तो पहले मरी फैमिली की मानी जाती थी ना, कि भाई मरी फैमिली का एक विंग है ये लड़ने के लिए। तो जो मरी कबीला था, उसमें सबसे पहले शहादत किसने दी? बालाच मरी ने, सरदार के बेटे ने शहादत दी, वो लीड करता था। तो जहाँ पे इंसर्जेंसी इस टाइप की हो ना, जहाँ पे जो फाइटिंग क्लास है, उसमें अगर जो सो कॉल्ड एलीट क्लास है, वो अगर वो शामिल हो जाए ना, तो आप उसको फिर खत्म नहीं कर सकते। उनको कौन सपोर्ट कर रहा है बाहर से? देखिए पीछे कौन लोग हैं? देखिए, उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बलोच हमेशा से ही फाइटर क्लैन रही है, ठीक है। पाकिस्तान के फौजी हमेशा जो है वो बलूचिस्तान को जाना चाहते हैं। जो भी कोर कमांडर या कोई भी फौजी जो आर्मी चीफ नहीं बन पाता, उसको पैसिफाई करने के लिए सबसे प्राइम पोस्टिंग्स पाकिस्तान में दो हैं। एक तो उसको कराची का कोर कमांडर बना दो, और दूसरा उसको बलूचिस्तान भेज दो, क्योंकि इन दोनों जगहों पे पैसा बहुत है। कराची फाइनेंशियल कैपिटल है, तो पैसिफाई करने के लिए वहाँ पोस्टिंग दे देते हैं।
या बलूचिस्तान, क्योंकि वहाँ पे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ऐसी क्या चीज़ है। पूरे पाकिस्तान में 90% 97% गैस जो है वो सुई से जाती है बलूचिस्तान से, और जिस गांव से जाती है उस गांव में जो है पाइप्ड गैस नहीं है। क्वेटा में जाकर के, जो बलूचिस्तान की राजधानी है, वहाँ पाइप्ड गैस अभी 5-6 साल पहले पहुंची है, ठीक है। और बाकी लाहौर में वो पाइप्ड गैस पिछले 50 साल से जा रही है, ठीक। सो ये जो लोकल, जो वहाँ का जो कबीले हैं ना, जितने भी सरदार हैं, वो सारे के सारे लॉयलिस्ट जो है वो बीएलए के हैं। और देखिए एक चीज़ ये भी समझिए, तो ये जो मार्केट है, उसके बाद तेल की स्मगलिंग, ईरान से जो इलीगल तेल स्मगल होता है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्मगलिंग होती है भाई। बट देखिए वो ट्रक के ट्रक निकलते हैं, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो स्मगलिंग हो रही है, उसमें पैसा कौन कमा रहा है? इनकी आर्मी, ठीक है, इनकी आर्मी कमा रही है। आर्मी में वो कर्नल, मेजर से लेकर के जनरल तक सारे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी आज पाकिस्तानी मीडिया में, आप देखिए वो अफगानियों को गालियां दे रहे हैं, वो ये कि कह इसके रहे हैं पीछे अब इनके लोग अफगानिस्तान में और छुपे आज हैं। अफगानिस्तान की विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट आ गया अभी 1 घंटा पहले। उन्होंने बोला है कि आपके घर की समस्या है, खुद सॉल्व कीजिए, हमारे ऊपर दोषारोपण मत कीजिए, हमारे यहाँ एक भी बलोच नहीं है। और सेम वही टिपिकल जवाब दिया है जो जवाब पाकिस्तान पहले दिया करता था अमेरिका को, कि अगर आप कहेंगे तो हम बातचीत करा देंगे आपकी, और हमारे यहाँ कोई नहीं। जबकि दुनिया को पता था क्वेटा शूरा क्वेटा में है, पेशावर शूरा पाकिस्तान में है, बोलते थे हमारे यहाँ कोई पश्तून नहीं तो है। इनको वहां इनके लीडर वहां हैं बैठे हुए। हमेशा से रहे हैं। ओके, मैं एक बात और जोड़ता हूँ इसमें, जो भाई साहब ने कही, वैभव ने कही है। खान अफ कलात जो थे ना, वो जिन्ना को बड़ी हे दृष्टि से देखते थे, क्योंकि जिन्ना उनके वकील हुआ करते थे और कहते थे ये तो हमारे मजदूर था भाई, ये तो हमारे मजदूर था, ये देश बनाएगा। तो उन्होंने उस लेवल पे उस ढंग से जिन्ना को ट्रीट किया। उनको नहीं पता था कि अंग्रेजों के साथ मिलकर जिन्ना इतना बड़ा खेल खेल जाएगा, क्योंकि जो मेन उनका ट्राइब था वो कतई किसी भी हालत में पाकिस्तान से मिलने के लिए राजी नहीं था। और आप देखिए केपी के देख लीजिए, आप बलूचिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान के जितने भी हिस्से देख लीजिए, पंजाब को छोड़कर ऐसा कोई, सिंध देख लीजिए, पंजाब को छोड़कर ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पर पाकिस्तानी खुश है, पंजाब को छोड़कर, और वही रूल करते हैं। और पंजाबी जो मेजर हैं, मेजर जनरल हैं, वही लोग अच्छा माल कमाते हैं। लेकिन पर ये बात आपकी सही है। एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं, दुनिया में देश के पास आर्मी होती है, लेकिन दुनिया में इकलौता एक ऐसी आर्मी है जिसके पास एक पूरा का पूरा देश है, और हर तरह का इलीगल ट्रेड वही करते हैं। ये जो ऑपरेशन है, हाँ सर, ट्रेन वाला, हाँ, ये इसको गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए बहुत ही वेल प्लान्ड और बहुत ही अच्छी इंटेलिजेंस के साथ उनको मालूम था कि ये ट्रेन आ रही है। 8 सुरंगों से होकर गुजरती है ट्रेन, जहां पर पटरी को ब्लास्ट किया, वहां से हाईवे 24-25 किलोमीटर दूर है। तो मालूम था कि आर्मी जो है आसानी से पहुंच नहीं पाएगी यहाँ, और ये उनको मालूम था कि इसमें कितने पुलिस वाले हैं, कितने आर्मी वाले हैं। ये सब जो है बिना किसी बाहरी मदद के इस तरह की इंटेलिजेंस जो है वो बीएलए की सिर्फ इंटेलिजेंस हो, ऐसा मानना थोड़ा मुश्किल है। तो इसका मतलब कुछ नहीं, वो ठीक। मेरा सवाल ये है सर कि बहुत बड़ा ऑपरेशन कर दिया बीएलए ने, पाकिस्तान ढह जाएगा इससे क्या? सवाल मेरा ये है भाई। नहीं, पाकिस्तान ढह जाने का मतलब है कि क्या आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा, अलग हो जाएगा? हाँ। जब तक ईरान का मसला हल नहीं होता तब तक नहीं होगा। ईरान का क्या एंगल है इसमें सर? बलूचिस्तानी जो है ईरान में भी हैं, अफगानिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में तो है ही, और बलूचिस्तान में। तो इसलिए जो है अभी ईरान का इशू जो है, इजराइल ईरान, इजराइल अमेरिका, वो इशू हल होना है, उसके बाद जो है ध्यान बलूचिस्तान पर जाएगा। बहुत लोग कहते हैं पाकिस्तान की किस्मत एक मायने में बड़ी अच्छी है, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन। अंग्रेजी में इसको मैंने सुना, कई बड़े ज्ञानी लोग जो हैं वो कहते हैं रेंट सीकिंग। ये किराया खाता है जिस जगह पे बैठा है, उस जगह का। दुनिया की हर महाशक्ति को इसकी जरूरत है, उस पैसेज की जरूरत है जहां ये बैठा हुआ है, और उसका इंटरेस्ट है कि ये टूटे ना। देखिए एक कहावत है ना कि पाकिस्तान की सेना के बारे में कहा जाता है कि भाड़े की फौज करेगी मौज। ठीक है, वो भाड़े की फौज है। वो बेसिकली जब अमेरिका भी अफगानिस्तान में था तो बेसिकली टोली कनेक्ट करते थे वहाँ से, भाई अमेरिका उसके बदले में उनको पैसा देता था कि सामान हमारा जाए अफगानिस्तान में। क्योंकि अमेरिका के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो दुनिया में कहीं भी लड़ाई लड़े, वो उनका सोल्जर जो च्युइंगम खाएगा ना, वो च्युइंगम भी अमेरिका से आएगा, वो लोकली कुछ भी नहीं लेते। चलिए पैसा सारा उनकी अपनी इकोनॉमी में घूमता है। तो ये कहते हैं ना $5 ट्रिलियन खर्च कर दिए, $7 ट्रिलियन खर्च कर दिए। वो अफगानिस्तान में अगर $7 ट्रिलियन खर्च हो गए होते तो अफगानिस्तान का ये हाल थोड़ी होता। लेकिन वो चूंकि सब कुछ च्युइंगम तक अमेरिकन कंपनी से ही लिया जाता है और वहीं पे लिया जाता है जहाँ माल सिर्फ डंप होता है, ठीक है, जहाँ पे वो होते हैं।
वो जो चुंगी नाका जो टैक्स उन्होंने वसूला है, ठीक है, उससे इनका चला है 10-15 साल काम। अब चाइना को लेके आए हैं कि अब चाइना जो है सीपेक के थ्रू यहाँ से अपना माल लेके जाएगा तो वो चुंगी नाका टैक्स देगा हमको। तो बेसिकली टोल कलेक्टर्स हैं ये, और उसी के बेसिस पे इनकी सारी इकोनॉमी चलती है। बलोचों को देखिए बाहर से ना सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। नवाब नौरोज़ खान ज़रकज़ई थे और बलूचिस्तान में बहुत हैविली रिस्पेक्टेड फिगर हैं, ज़रकज़ई कबीले के हेड थे। पाकिस्तान की फ़ौज ने उनसे वादा किया, ठीक है, जैसे प्रिंस नवाब ऑफ कलात जो थे, जो खान ऑफ कलात थे, उनके भाई और उनके बच्चे जो चढ़े थे पहाड़ पे, उनसे वादा किया था कि कुरान पे हाथ रख के कसम खाई कि आप नीचे आ जाइए, हम आपके साथ रिकन्सिलिएशन करेंगे, हम आपको कुछ ऑटोनॉमी दे देंगे, हम बातचीत करते हैं। तो वैसे ही नवाब साहब 80 साल की उम्र थी इनकी, कुरान पे हाथ रख के कसम खाई, वो उतरे, उनके दोनों बेटे साथ में आए, 18-20 लोग और आए नीचे बात करने के लिए। उनको नवाब नौरोज़ खान के सामने उनके सारे दोनों बेटों को और बाकी के लोगों को फांसियां दी इन्होंने, नवाब साहब के सामने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई थी हम आपके साथ रिकन्सिलिएशन करेंगे। और उसके बाद क्या किया, जब उनके सामने फांसी दी, जब उनकी बॉडीज पड़ी हुई थी, तो उनके एक बेटे की, उसने बोला कि तुम्हारा बेटा कौन है इनमें से, तो बोले सारे ही मेरे बेटे हैं। तो एक की मूछ जो है थोड़ी नीचे थी, तो उन्होंने हाथ से उसकी मूछ ठीक की, ऊपर की ताव दिया उसकी मूछ पे। कहता है कि बलोच की मूछ मरने के बाद भी ऊपर ही रहनी चाहिए। तो जो इस माइंडसेट के लोग हैं ना, जहाँ पे सरदार अपने बेटों को अपने आंखों के सामने फांसी देता हुआ देख रहा है, जहाँ पे खान ऑफ कलात का भाई जो है वो जेल जा रहा है, वो लड़ रहा है, जहाँ पे मरी कबीले का बालाच बलोच जो है वो पाकिस्तान की आर्मी से लड़ते हुए मर जा रहा है, खैर बख्श मरी उसी तरह से गए, और नवाब अकबर खान बुख्ती, उसको मुशर्रफ ने मारा। और नवाब अकबर खान बुख्ती तो वो थे जिन्होंने पाकिस्तान की फॉर्मेशन में जिन्ना का सपोर्ट किया था, जिन्ना को चंदा देते थे वो मुस्लिम लीग को, उनको मारा इन्होंने। तो कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, कुरान पे हाथ रख के कसम खाई है, वो तोड़ी है। इसका कभी लेकिन पाकिस्तान का क्या कभी कोई सीरिया लीबिया बनेगा क्या? सीरिया लीबिया देखिए नहीं बन सकता पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर क्या है कि उसका जो आपने बोला जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये कहते हैं ना कि अब वो प्रोजेक्ट था एक पाकिस्तान नाम का, अब वो प्रोजेक्ट रैप अप हो रहा है, वो धीरे धीरे रैप अप होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर पावर है, वो एकदम से रैप अप नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरह से टीटीपी इनको ठोक रही है खैबर पख्तूनख्वा में, आज की डेट में खैबर पख्तूनख्वा का, हाँ, खैबर पख्तूनख्वा का जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, गंडापुर, वो ये कहता है कि मैं अपनी फसल, अपने खेत की फसल काटने के लिए मुझे टीटीपी को भत्ता देना पड़ता है। मुख्यमंत्री एक राज्य का कहता है कि मैं अपनी फसल नहीं काट सकता जब मैं टैक्स ना पे करूं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। तो ये इनकी हालत खैबर पख्तूनख्वा में। बलूचिस्तान में 90% एरिया इनके हाथ में नहीं है, वो बीएलए और ये नेशनल बलोच आर्मी कंट्रोल करती है, लोकल सरदार कंट्रोल करते हैं। 10% एरियाज में ये हैं। अब वो 10% से ये धीरे धीरे, क्योंकि इनका मोराल देखिए डाउन हो रहा है, ठीक है, कोई भी फौज इस तरह से नहीं लड़ सकती है। 60-60 फौजी अगर एक एक बार में मरेंगे, और आप उसके रिटेलिएशन में आप क्या करते हैं, आप जाकर के गांव में बस्तियां जला देते हैं, कच्ची झोपड़ियां जला देते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, उनकी रिक्रूटमेंट और बढ़ती है। और अब जो बीएलए है, अब ये सरदारों की बीएलए नहीं है, ठीक है, ये बीएलए में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो बंदूक उठा रहे हैं। जो बीएसओ बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका अलग कैडर है। और पाकिस्तान की लीडरशिप में इस वक्त क्या दम है? मुझे को लीडरशिप है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। ये है ना, ये है तो शहबाज शरीफ कल कितने रो रहे थे, जार रो रहे थे, और अगर आईएसपीआर इनके डिफेंस में ना हाई होती तो सरकार ने क्या हैंडल किया था, और क्या ही इन्होंने हैंडल कर लिया था। तो शहबाज शरीफ एक पपेट है, सेना की पपेट है। सेना जब तक चाहेगी तब तक उनको नचाएगी, और जिस दिन सेना चाहेगी वो अपना कंट्रोल ले लेगी। होता यह है कि पाकिस्तान के अंदर पहले कहा जाता था अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, ये तीन चीज पाकिस्तान चलाते हैं। अब वो AAC सीमेंट हो गया है कि AAC, अल्लाह, आर्मी और चाइना, है ना, यही सिचुएशन है। लेकिन मैं बलूचों की एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। वो क्या है कि बलूची आर्मी जो आप कह रहे हैं, इनका जो खुफिया तंत्र है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो बहुत मजबूत है। तो ये ट्रेन के जो रिजर्वेशन थे, ट्रेन के अंदर जो रेंजर्स के लोग जा रहे थे, ट्रेन के अंदर जो लोग छुट्टी मनाने ईद के वक्त पाकिस्तान के पंजाब की तरफ जा रहे थे, क्योंकि ये ट्रेन जो है, जो ये एक्सप्रेस है, जफर एक्सप्रेस, ये पूरी लाइफलाइन है, ये पूरे पाकिस्तान को ऐसे जोड़ती है। पहले इस ट्रेन के आगे और पीछे
जो है वो आप डोर ओपनिंग जो कॉन्वेज होते हैं ना, जो आप जब आप किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस तरह जाते हैं तो आगे और पीछे दोनों इंजन चलते थे कि कोई पीछे से ना पकड़ ले और कोई आगे से ना पकड़ ले। लगा उनके पास इतने पैसे ही नहीं बचे हैं कि उन इंजनों को आगे और पीछे उसके पास चला पाए। ये जफर एक्सप्रेस को कई टाइम के लिए मुलतवी कर चुके हैं, लेकिन वहां क्वेटा से निकलने के लिए और पेशावर से निकलने के लिए और कोई जरिया नहीं था। जो ये ट्रेन थी, एक या दो ट्रेनें हैं जो ये एक बेहद लंबा जरिया थी और 34 घंटे की पूरी ये जर्नी थी जो जफर एक्सप्रेस के थ्रू थी। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहता हूँ, ये जो प्रोफेशनलिज्म उनकी आर्मी के अंदर आया है ना, वो उनके खुफिया तंत्र के अंदर आया है। तो उनको एग्जैक्टली पता है था कि इस ट्रेन के अंदर क्या क्या है। मैं पता है इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैं नहीं मानता जिस तरह का टेरेन है वहां कोई जाकर कोई वीडियो कर सकता है या कवर कर सकता है। बलूचिस्तान के अंदर कोई जर्नलिस्ट घुसने को ना तैयार है, ना उसे घुसने के लिए दिया जाता है। और बलूच लोग भी, आप जो डायस्पोरा से बात कर रहे हैं, वो भी अगर उनको भी कुछ पता होगा तो बीएलए जितनी बात कर रहा है उससे ज्यादा बात कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर उनका खुफिया तंत्र और उनका प्रोफेशनल हाथों में चला जाना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई आ ही जाता है बेल आउट करने के लिए पाकिस्तान को। भाई अरब लोग अब इनकी तरफ देखते भी नहीं, वो बात सही है। वो कभी कोई सऊदी अरबिया और दुबई कहते हैं कि वो अपने भिखारी यहाँ से वापस लेके जाओ, जो हमें तुमने केवल भिखारी एक्सपोर्ट किए हैं। बट जब जरूरत पड़ती है तो पैसा दे ही देते हैं इनको। अमेरिका आज भी फाइटर जेट, अमेरिका के फाइटर जेट पे ही चल रहे हैं ना ये। अभी चाइना दे रहा है इनको कुछ ना कुछ। और अब पावर्स का इंटरेस्ट है इसको किसी तरह पाकिस्तान को। जब तक उपयोगिता है, हमारे लिए किस काम आ सकता है, काम आ सकता है, मदद करते रहेंगे। जिस दिन काम आना बंद हो जाएगा, मदद करना बंद कर देंगे। अब चाइना के सामने बड़ी समस्या है। भारत और अमेरिका मिलकर सीपैक को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाए जितना ये बलोचों ने जो किया है उसकी वजह से हुआ, पीएलए की वजह से। तो इसलिए चीन का 50 बिलियन से ज़्यादा डॉलर इन्वेस्टेड है। और इमरान खान भी, और इमरान खान ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। इमरान खान ने सीपेक को, अच्छा, जितना उसने पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। एक्चुअली उसने बंद ही कर दिया ना पूरा सीपेक, 4 साल। तो अब तो हालत ये है कि चीनियों को अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी सेना तैनात करनी पड़ रही है। वो पाकिस्तान की सेना पर भरोसा नहीं है। तो इसलिए, और सीपेक जो है चाइना का बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसको जिस तरह से नुकसान पहुंच रहा है तो चीन का पूरा इन्वेस्टमेंट डूबने का खतरा पैदा हो गया है। तो चीन कितने दिन तक साथ देगा, कहाँ तक साथ देगा, अमेरिका ट्रंप के आने के बाद क्या करेगा, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन अमेरिका जैसे बाइडेन प्रशासन मदद कर रहा था पाकिस्तान की, उस तरह से करेगा, इसमें शक है। लेकिन छोड़ देगा पूरी तरह से, ये भी नहीं होगा। तो अब पाकिस्तान को वही लोग मदद करेंगे जिनको उस मदद के बदले में कुछ मिलने वाला है या उनके लिए कोई सहूलियत पैदा होने वाली है। अदरवाइज पाकिस्तान को कोई चाहता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है एक तरह से जिसको कहते हैं नेसेसरी एविल जैसा है। हाँ, मजबूरी है। सर एक चर्चा वैभव आपसे और करनी है। पाकिस्तान की आर्मी में अभी अंदर खाने से कैसी है ये आर्मी? ये खोखली आर्मी है या नहीं, अभी भी इसमें दम है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस समय जो आर्मी चीफ है वो एक रिटायर्ड फौजी हैं। वो रिटायर हो चुके थे, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद उनको आर्मी चीफ बनाया गया है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने एश्योरेंसेस दी थी कि हम इमरान खान को ठीक करेंगे। और ये एश्योरेंस उन्होंने नवाज शरीफ को लंदन पहुंचवाई थी। और ये चूंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई दोनों के हेड रह चुके हैं और ये दोनों के अंदर रह करके इनको पता है नेविगेट कैसे करना है, तो इन्होंने अपना बैक चैनल खोला हुआ था नवाज शरीफ के साथ। उन्होंने कहा कि आप मुझे आर्मी चीफ बनाइए। तो इनको आर्मी चीफ बनाने के लिए, ठीक है, उन्होंने रूल ही चेंज कर दिया। रिटायर्ड आर्मी को एक हफ्ता हो गया। कौन है अभी? जनरल आसिम मुनीर। आसिम मुनीर रिटायरमेंट के बाद बना? हाँ, रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ बने। तो एक तो कॉन्फिडेंस नहीं है, पहली बात। दूसरा, इन्होंने इमरान खान के साथ जो किया, उसकी बीवी के साथ जो किया, उसकी जो पार्टी के साथ किया, इन्होंने उसको लेकर के जो पंजाब के अंदर जो थोड़ी बहुत सपोर्ट थी आर्मी के लिए वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि इनके पास ले दे के सपोर्ट कहाँ थी? पंजाब में थी। तो जब इमरान खान के साथ ये किया है तो उसके बाद पंजाब में भी इनकी सपोर्ट नहीं रही है। पश्तून अलग नाराज होकर बैठे हुए हैं, पठान जो है। और वो आर्मी के अंदर जब इतनी कैजुअलिटीज हो रही हैं और आप रिटेलिएट कर नहीं पा रहे, मर रहे हैं लोग, ठीक है, और आप रिटेलिएट कर नहीं पा रहे हो, तो फौज का जो मोराल है वो, अच्छा, आपके यहाँ पे उरी में हमला हुआ, ठीक है, आपने जा करके वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक की। आपके यहाँ पे ये पुलवामा हुआ, सीआरपीएफ के पैरामिलिट्री के लोग थे ना, आर्मी के भी नहीं थे, लेकिन आपने उनके लिए बालाकोट किया।
इससे क्या होता है कि आपकी फोर्सेस का ना मोरल हाई रहता है, उनको विश्वास रहता है कि अगर हमारे साथ कुछ हुआ, सरकार हमारे साथ खड़ी है, हमारा इंस्टीट्यूशन हमारे साथ खड़ा है। जिस व्यक्ति ने कुलभूषण जाधव को किडनैप करवाया था ईरान से, उसको मार दिया अभी। ठीक मर है, गया अभी। वो मर गया, ठीक है। तो आपका एक भी सिविलियन, आपका एक भी सोल्जर, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे सर्विंग हो, अगर उसके आप पर आंच आती है तो आप उसके लिए ये करते हैं, आप दुनिया की सारी जमीन उसके लिए तंग कर देते हैं कि वो बचेगा नहीं फिर, ठीक है। हमने 25-25 साल पुराने इंडिया ने बदले लिए हैं दुनिया में, ठीक है। तो इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस का, हमारे पर्सनल का मोरल हाई रहता है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी हम पॉलिटिकल, भाई बीएलए वाले क्या मांग रहे थे कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स छोड़ दो, हम तुम्हारी ये फौजी छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं छोड़ेंगे हम। तो अब वो जो फौजी है जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर है, वो ये सोच रहा है कि यार चूंकि हम 99% उसमें नायक, हवलदार और सूबेदार हैं, तो ये पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं छोड़ेंगे, इनको हम बाद में भी पकड़ सकते हैं। और 60 मार दिए हैं उन्होंने इनके आर्मी के, ठीक है, उसके बाद भी नहीं छोड़ना, यानी कि ये मान मतलब उसमें अगर बड़े अफसर होते तो वो तो कर लेते कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते। और देखिए जनरल बाजवा ने ना ये बात लाहौर यूनिवर्सिटी में बैठ करके स्टूडेंट्स के सामने बोली हुई है, ऑन रिकॉर्ड बोली हुई है कि हम भारत से नहीं लड़ सकते। अच्छा, ठीक है, पब्लिकली बोला हुआ है कि हम भारत से नहीं लड़ सकते। भारत टेक्नोलॉजिकली हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, हमारे बहुत सारे जनरल्स हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज टेक्नोलॉजिकली इंडिया बहुत एडवांस हो गया है। क्या तीसरी चीज़ ये है कि भारत के साथ अगर हम लड़ने भी जाएंगे, ठीक है, तो अभी हमसे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा, अभी हमसे जो है इकोनॉमी कंट्रोल नहीं हो रही। अगर हम हालत जंग में चले गए भारत के साथ, तो कहते हैं ये पाकिस्तान ही सर्वाइव नहीं करेगा। और जनरल बाजवा ने एज अ आर्मी, सिटिंग आर्मी चीफ ये बातें की थी, ठीक है। जनरल आसिम मुनीर जो है, चूंकि ये हाफिज कुरान है, इनको बार बार ये हर बात में कुरान कोट करते हैं, ठीक है, सऊदी अरब में रह के आए हुए हैं। अब इनको हाफिज साहब को ये दिक्कत है कि हाफिज साहब को लगता है कि चूंकि ये ISI और MI को हेड कर चुके हैं, इनको लगता है कि ये खेल सकते हैं, ठीक है। तो इनकी गलतफहमियां हैं, वो गलतफहमियां इनसे पहले वालों की भी दूर हुई हैं, इनकी भी हो जाएंगी। इमरान खान पॉपुलर लीडर है वहां पे? इमरान खान आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है। मेरी बात हुई है अभी 3-4 दिन पहले एक शहबाज शरीफ के कैबिनेट के एक व्यक्ति से। अच्छा, तो उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा फोन पे, मैंने कहा कि भाई साहब आपको क्या लग रहा है खान साहब का क्या बनेगा? उन्होंने पता क्या बोला है, उन्होंने कहा देखिए सियासत ना सबकी खत्म हो चुकी है, सियासत सिर्फ एक आदमी की है, उसका नाम इमरान खान है। ठीक है, कहते बाकी सबकी सियासत खत्म हो चुकी है, किसी की सियासत है नहीं अब। तो उसको आपने जेल में डाला हुआ है? कब तक डाल रहे हैं? अच्छा, उसको मार भी नहीं सकते, मारे हैं इन्होंने अपने लीडर। लेकिन इमरान खान को नहीं मार सकते। दो प्रॉब्लम है, एक तो वो पठान है और दूसरा पंजाबी पठान है। समझिए, वो पंजाबी पठान है, नेशनल हीरो है, वर्ल्ड कप जिताया है उसने। पाकिस्तान के पास सेलिब्रेट करने के लिए दो चीजें हैं, एक क्रिकेट का वर्ल्ड कप है और एक न्यूक्लियर बम है। तीसरी कोई अचीवमेंट, तीसरा उन्होंने माचिस की डिबिया भी नहीं बनाई कभी। ठीक है, तो अचीवमेंट के नाम पे दो है और दो हीरो। एक हीरो जो था जिसने न्यूक्लियर बम बनाया, उसको पूरी जिंदगी इन्होंने हाउस अरेस्ट करके रखा, ठीक है, जलील किया, बेइज्जत किया, बेचारा उसी में मर गया। वो इकलौता हीरो जो इनका बचा हुआ है, कौमी हीरो, वो इमरान खान है। उसको भी फांसी दे देंगे तो पाकिस्तान आर्मी की वर्दी पहन के सड़क पे चलना मुश्किल हो फाइनल वर्ड तो देर से देर पाकिस्तान, इमरान खान ही लीड करेगा पाकिस्तान को, ऐसे आसार है? अब ये कह नहीं सकते पाकिस्तान में क्या होगा कब, ये कहना मुश्किल है। लेकिन वैभव जी की बात बिल्कुल सही है कि इस समय क्रेडिबिलिटी अगर किसी पॉलिटिशियन की पाकिस्तान में बची हुई है तो वो इमरान खान है, उनके अलावा कोई नहीं। अभी जो सत्ता में है वो तो मतलब मजाक का पात्र हर दूसरे दिन बनते रहते हैं। ये उनको कोई जो seriously आदमी लेता कहते हैं ही यार नहीं। मैं हर जगह मुझे कटोरा लेके भेज देते हो। मैं एक बात कर रहा था, एक इमरान खान की पार्टी के लीडर हैं, तो उनसे मैंने पूछा और मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, ठीक है, मेरे वीडियो पे हमारी उनसे बात हो रही थी। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि जी शहबाज शरीफ तो हमेशा से ही बूट पॉलिश ये थे, ठीक है, तो उनको तो मतलब माना जाता था कि भाई नवाज शरीफ आप भाई की वजह से थे जो थे, ठीक है, और शहबाज शरीफ जो है बूट पॉलिश करते हैं। तो मैंने कहा कि अगर ये बार बार जाते हैं, ये मतलब अच्छा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ का गेट खोल रहा है बैठने के लिए और कैमरों के सामने, मीडिया के सामने ये आर्मी चीफ का गाड़ी का गेट खोलते हैं? गेट खोलते हैं, ठीक है। तो और आर्मी चीफ ने मना किया कि सर आप ये मत किया करें, नहीं अच्छा लगता। तो मैंने कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहते हैं भाई साहब आपने सिर्फ गाड़ी का गेट खोलते हुए देखा है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आसिम मुनीर ने अगर शहबाज शरीफ से कहते ना जाके कोने में बैठ जाओ, तो वो पूछेंगे सर गले में पट्टा लगा के बैठो, ऐसे बैठ जाओ।
अब ये नहीं, ये कहीं सुनी बातें नहीं है, वो तो कह रहे हैं मैं रिकॉर्ड पे मेरी बात हाँ, है, recording है। पाकिस्तानी कैबिनेट के लोगों से बातें हुई हैं। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं दोस्तों इस वक्त, जो आपको असलियत पता चली है हमारे प्रोग्राम में। आगे देखिए क्या होता है। बहुत शुक्रिया वैभव, बहुत शुक्रिया आप आए प्रोग्राम में। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद आपका, दीपक जी बहुत शुक्रिया आपका।